18th सेंचुरी तक, ये 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ और 18th सेंचुरी तक इस्लाम ने अपना परचम लहराया, क्योंकि ये जो इस्लाम था ये मोहम्मद साहब का इस्लाम था साहब। और बहुत प्यारी डायरेक्शन रही उनकी हर जगह, चाहे वो मेंटल अप्रोच को लेकर हो या फिजिकल अप्रोच को लेकर हो। प्रॉफेट मोहम्मद ने अल्टीमेट रोल प्ले किया एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। जो जो लोग उन्हें मानते गए, समझते गए, उन्हें फॉर्मूला मिलता गया और वो कामयाब होते रहे। लेकिन इस्लाम के अंदर दूसरा फेज आता है और दूसरे मोहम्मद भी आते हैं। वो भी मोहम्मद है, ये भी मोहम्मद है, लेकिन इनका इस्लाम बहुत अलग इस्लाम है, जिसने इस्लाम की रूपरेखा को बदल दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री से कहीं ना कहीं लिंक करता है, इस वजह से मैं जिक्र करूँगा। तो इन मोहम्मद का नाम था मोहम्मद अब्दुल वहाब। मैं आपको इस्लाम के लास्ट सेगमेंट में बताऊंगा, या बीच में ही कहीं बता सकता हूं दिल्ली सल्तनत में, कि एक जगह डिफ़ाइन किया गया है कि मुसलमानों में या फिर इस्लाम के अंदर 3 तरह की कैटेगरी बढ़ गई हैं। बोले एक तो जो है मुसलमान है, सबसे पहली कैटेगरी, बेहतरीन। वो कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिनकी परसेंटेज मुश्किल से 4-5% होंगी। पूरे इंटायर वर्ल्ड में सिर्फ 4-5% ही मुसलमानों में मुसलमान हैं, इस्लाम में मुसलमान हैं। वास्तविकता तो यही है, सिर्फ 4-5%। बाकी इस्लाम को समझने की क्षमता इतनी हर किसी के अंदर है नहीं। तो वो कैटेगरी कहलाई इस्लाम। वो इस्लाम के अंदर कैटेगरी क्या कहलाई? सबसे पीक वाली, मुसलमान। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मुसलमान कहे तो बस समझ जाओ कि क्या मतलब है उसका। मैं वैसे एग्जाम्पल लेता नहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे याद आती है। 26/11 का अटैक हुआ था और फिर बाद में एक मूवी में दिखाया गया, कसाब वाला वो सीन था, तो उसमें कमिश्नर का रोल प्ले किया था नाना पाटेकर ने, और बोतल खोलते हुए उन्होंने कहा, और वो बात मुझे बड़ी एकदम से मुझे जो है लिंक कर गई कि उन्होंने पहली बात में ये कहा कि अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर बाद में उन्होंने अपने रसूल को, मतलब कि रसूल को याद करके पानी पिया था। वो बहुत अल्टीमेट बात कही उन्होंने। और ये चीज़ मैं भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रूवली कह सकता हूँ कि मुसलमान बहुत बड़ी चीज़ है, और पूरे वर्ल्ड में 4 से 5% ही लोग मुसलमान हैं जितने इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। तो मुसलमान तो बनना होता है साहब। दूसरी कैटेगरी है जो उससे कम की कैटेगरी है, उनको कहते हैं मियाँ। मुसलमान तो इनलाइटेंड लोग हैं साहब। दूसरी कैटेगरी है मियाँ। मियाँ इस्लाम में क्या है? मियाँ एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप एक इंसान रहते हैं, कॉमन इंसान, लेकिन आपके अंदर डिसिसेंसी रहती है। आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन आप आम आदमी हैं। आप किस पर डिपेंड करते हैं? सेंसेस पर, इंद्रियों पर, लेकिन अल्लाह में विश्वास रखते हैं। और आप कोशिश करते हैं कि हाँ, अपने जीवन में हम अपने गृहस्थी बरस्ती से निकल कर कभी ना कभी हम अल्लाह के उस मार्ग पर भी चलेंगे, रसूल के उस मार्ग पर भी चलेंगे। तो अच्छी नीयत वाले जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो लोग मियाँ कहलाए, ये कहलाए जा सकते हैं अभी, ठीक है। इसलिए आपने कई जगह सुना भी होगा मियाँ वर्ड, ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ इमरान खान, ठीक है। तो ये मियाँ है एक शब्द। मियाँ आपको बता दें कि हमारे यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, जो अच्छी नीयत रखते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते, वो लोग मियाँ हैं। और उनके लिए अच्छी नीयत है, अल्लाह के मार्ग पे वो आगे चलेंगे, कभी ये चल रहे होंगे, वो मियाँ कहलाए।
और तीसरे कैंडिडेट कहलाए जो सबसे नीची कैटेगरी के लोग हैं मुसलमानों में, कहा जा सकता है जो कैटेगरी, तुर्क। तुर्क वो लोग हैं काफिर को ख़त्म करो, उनकी महिलाओं को उठा लो, उनकी गर्दन कत्ले आम मचा दो। रसूल ने फरमाया है, बहुत एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा, जो समझे ही नहीं, मैनिपुलेटेड लोग हैं पूरी तरीके से, वायलेंट, और जिन्हें मज़ा ही आता है लड़ने में। बस एक बार आमना सामना हो जाए, उसी दिन हम जहन्नत रसूल को जो है वो कर देंगे। वो लोग मैनिपुलेटेड लोग, कसाब जैसे लोग, बोले ऊपर हूरें मिलेंगी, ठीक है, वो मिलेगा, वो मिलेगा। वो जो मैनिपुलेटेड सेक्शन है वो क्या है, वो तुर्क है, तुर्क मुसलमान। ये 3 कैटेगरी हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी पूरी मेडिवल हिस्ट्री में बहुत आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी को भी वीडियो देखते हो, ठीक। मैं तीनों बातें बताऊंगा आपको, ये तीनों बातों पर बिलीव होगा आप। और फिर 18th सेंचुरी में जन्म हुआ मोहम्मद अब्दुल वहाब का, सऊदी अरब। कुछ नहीं किया इन्होंने, इस रिलीजन को का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। प्रॉफेट मोहम्मद का इस्लाम है उन्नति और ईमान का, प्रोग्रेसिव इस्लाम है उनका, ठीक है, ईमान का इस्लाम है उनका। और बहाबियों का इस्लाम जो 18th सेंचुरी में हुआ, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसको बहाबीज़्म कहा गया, बहाबबाद कहा गया, अब्दुल मोहम्मद या मोहम्मद अब्दुल वहाब ने। क्यों पैदा हुआ बहाइज्म 18th सेंचुरी में? हुआ ये, रिलीजन डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, आप लोगों को आप समझ में आया पता नहीं आया। ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है रिलीजन। और इस्लाम के अंदर एक एम्पायर हुआ, ओटोमन एम्पायर, अल्टीमेट टर्की। और टर्की का जो ओटोमन एम्पायर है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव एम्पायर है, बहुत प्रोग्रेसिव तो है ही। आज टर्की को देखो आप, इस्लामिक वर्ल्ड में अल्टीमेट कंट्री है, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इस्लाम टर्की। वुमेन एम्पावरमेंट अल्टीमेट है वहाँ, एजुकेशन, लर्निंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टर्की कुछ है आज भी। क्यों है? क्योंकि प्रोग्रेसिव है, ऑर्थोडॉक्सी नहीं है उसके अंदर। तो वहाब, अब्दुल वहाब ने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, और वो खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। सऊदी अरब में लोगों के अंदर उस टाइम पर एक ऐसी इमेज बनाई, बोले सऊदी अरब का जो लैंड है ये ही है होली लैंड, और यहाँ से इस्लाम का इमरजेंस हुआ है, उदय हुआ है, यहीं से रिफॉर्म होगा। और इस्लाम ने जितनी बुराइयां अभी तक इकट्ठी कर ली हैं उनको ख़त्म करने का क्या आ गया है, वक्त आ गया है। और वहाबियों ने एक ऐसा सिचुएशन खड़ा किया, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये बैक टू द वेदा वाला सिस्टम, ऐसे बोला उन्होंने, बैक टू द मोहम्मद वाला सिस्टम। अब 6th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक समाज तो बदला होगा, कहानी बदली होगी, ज़रूरतें बदली होंगी। इस बीच में हर एक रिलीजन और हर एक कंट्री अपने अंदर कुछ तब्दीलियां भी कर चुका होगा,
उन तब्दीलियों को तुम गाली गलौज करने लगो, कहने लगो ये गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं है इस्लाम में। तो वहाब ने जो सबसे गलत हरकत की वो ये की, लोगों को चेंज के बेसिस पर मैनिपुलेट कर दिया। इसे वहाबी आंदोलन कहा गया है। बहुत बड़ा आंदोलन है साहब। आज की डेट में 90% इस्लाम जो है वो यही है, वहाबिज़्म। कोई नहीं समझता इस्लाम को इस चक्कर में आज की डेट में। तभी मैंने उस दिन फ़ोटो दिखवाए थे अफ़गानिस्तान के, पुराने फ़ोटो देख लीजिए आप। और इसका इम्पैक्ट आज तक हो रहा है। तो वहाबी मुसलमान तो 90% हैं आज की डेट में। अब इसने क्या काम किया, बोले इस्लाम में ऐसा नहीं फरमाया है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा, सऊदी अरब के अकॉर्डिंग। लेकिन सऊदी अरब के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा? इंडोनेशिया एक अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, सऊदी की ज्योग्राफी अलग है, इन कंट्रीज़ की ज्योग्राफी क्या है, अलग है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? प्योर इस्लाम तो किसी राजा तक ने, किसी शासक ने जो है आज तक इंडिया में नहीं अप्लाई किया है, ना हो सकता है। सऊदी अरब का इस्लाम सऊदी अरब तक ही तो सीमित रह सकता है, इंडिया में कैसे रह जाएगा? लेकिन वहाबिज़्म ने इसी चीज़ को टारगेट किया और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग और प्रीस्ट सेक्शन इसमें टारगेट हो गया और बोला बिल्कुल सही बात कह रहा। समझ रहे हैं? ये हमारा सच्चा क्या नहीं है, इस्लाम नहीं है। तो 1754 में मोहम्मद इब्न साद, सऊद बोलते हैं इसको, सऊदी अरब जो पड़ा इनके नाम से, मोहम्मद इब्न साउद और अब्दुल वहाब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इसे रिलीजियस पॉलिटिकल एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, ओटोमन एम्पायर के बीच में और सऊदी अरब के बीच में। याद है ओटोमन एम्पायर? अब इस कैंडिडेट ने जो है इतना अच्छा अपना कमांड बना लिया कि इसने एग्रीमेंट कर लिया, एक रिलीजियस पॉलिटिकल एग्रीमेंट। ओटोमन एम्पायर के दो हाथ हैं, दो हाथ कौन कौन से? एक तो है ईस्टर्न यूरोप, टर्की के बराबर में जितने कंट्री है ना, ये सर्बिया परबिया, ये सब ग्रीस वगैरह, ये ईस्ट यूरोप कहलाता है। और दूसरा है वेस्ट एशिया। कौन सा? जो वेस्ट एशिया, जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट कह सकते हैं हम, वेस्ट एशिया। और 18वीं सेंचुरी के आते आते इन दोनों ही हाथों में दर्द स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? कैसे? क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्री थे, सर्बिया वगैरह, इन कंट्रीज ने आज़ादी अनाउंस कर दी, बोले हमें लिबरेट करो आप, हम नहीं रह सकते ओटोमन एम्पायर में। आप जब अपनी एटलस निकालेंगे उसमें ओटोमन एम्पायर वाला थीमेटिक मैप निकाल लीजिए, दे रखा है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो उसमें जो है ये सर्बिया जैसे कंट्री क्या हो गए, आज़ाद होने की बात करने लगे। और फिर इधर सऊदी अरब वाला पोर्शन अलग हुआ और उन्होंने बोला कि अब हम अरब एम्पायर बनाएंगे। ओटोमन एम्पायर से अलग होगा कौन सा एम्पायर? अरब एम्पायर बनाएंगे। अरब एम्पायर बनाने के पीछे रीजन ये था कि अरबों में और टर्क्स में अंतर है, ज्योग्राफिकली आदतों का अंतर है, इन बहुत सारी चीज़ों का अंतर है अरब में और टर्क्स में। तो अरबों को बड़ा बुरा लगता था टर्क्स के बीच में या टर्क्स के अंडर में रहने का, इसीलिए वहाबिज़्म स्टार्ट हुआ था। मैं बता दूं आपसे, वहाबिज़्म स्टार्ट ही क्यों हुआ? क्योंकि अराबियन लोग जो है टर्कों के बीच में के अंडर में रहना ही नहीं चाहते थे, ओटोमन एम्पायर के, आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाना चाहते थे। ठीक है,
लेकिन वहाबिज्म सऊदी अरब में तो चलो एक तरीके से काम कर जाएगा वहाँ के इस्लाम से, लेकिन जैसे कंट्री पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज में जब ये वहाबिज्म आएगा तो पाकिस्तान और इंडिया में वहाबिज्म आने से जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, पहले तो एक ही है ये, इंडिया और पाकिस्तान, बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ के मुसलमान को बहुत दिक्कत होगी। सऊदी अरब के रूल एंड रेगुलेशन को यहाँ पर फॉलो करने का मतलब ये है कि आप डेजर्ट के रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, जो संभव नहीं है और फॉलो करने भी नहीं चाहिए। क्यों? अमेंडेबिलिटी के कारण, ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है रिलीजन। मैंने आपको बताया था ना 2 सिद्धांत रिलीजन के, एक तो मेटाफिजिक्स जो सबकी बराबर है एक है, और दूसरी ज्योग्राफी वाला जो डेली रूटीन वाली लाइफ है, जो पुरोहित समझाता है क्या करना है क्या नहीं करना। वो वाला सेक्शन इस्लाम का इंडिया में और ऐसे कंट्रीज में कोलैप्स कर गया आज की डेट में, तभी तबाही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वो रिलीजन का जो पहला सेगमेंट है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ईट, हाउ टू लिव, ये काम पुरोहित का है बताने का। और पुरोहित इतना ज़्यादा क्या नहीं है, इंटेलेक्चुअल है नहीं। और जब तुम सऊदी अरब को लेकर चलोगे साथ में तो डेफिनेटली फेल तो होना ही है कॉन्सेप्ट। यही कारण है कि अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के मुसलमान सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर। कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं देगा आपको। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौम है ये इस्लाम, दूसरी सबसे बड़ी कौम, ठीक है। और इस दूसरी सबसे बड़ी कौम का प्रभाव दूसरा दिखाई नहीं देता इस पृथ्वी पर। तो ये जो क्राइसिस है ये वहाबिज्म इसके पीछे है। कौन है? ठीक है, वहाब। ये पढ़ना बड़ा जरूरी है, समझना जरूरी है। अब देखो तो हार्डकोर प्रिंसिपल ऑफ वहाबिज्म या सऊदी अरब, वो लिख लीजिए आप। हार्डकोर प्रिंसिपल क्या है ऑफ अरब वर्ल्ड? भैया जो अरब एम्पायर है, अरब सिस्टम है, वो वहाबिज्म है वो। मोहम्मद वहाब के बाद में। जी। लेकिन हिस्ट्री के बुक्स में तो इसे स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस कर दें। ओटोमन एम्पायर इज ए वेरी डिफरेंट एम्पायर सर। नहीं, जैसे मतलब 800 से, मतलब जब से इंडिया में इन्वेजन शुरू हुआ था तब से अरब वर्ल्ड यूज करते हैं इसके लिए वर्ड। नहीं, शब्द तो अरब ही यूज करेंगे शुरू से, लेकिन वहाबिज्म जो आया है वो आया 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। और वहाबिज्म ने अरब एम्पायर को जन्म दिया, उनके अपने एक कल्चर, एक अलग आइडेंटिटी को जन्म दिया। उससे पहले ओटोमन एम्पायर हुआ करता था, जो टूट कर क्या बना, अलग अलग कंट्रीज बने। सर्बिया बन गया, इधर अरब सऊदी अरब बन गया, यमन ओमान बन गए। ये जो कंट्रीज हैं ये ओटोमन एम्पायर को टूट के ही तो बने हैं। ओटोमन एम्पायर पर प्रहार किसने किया? सबसे पहला वहाबिज्म ने। किस बेसिस पर किया? द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड कोर सेक्शन ऑफ द इस्लाम, 18वीं सेंचुरी में आकर। समझ गए? तो ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, लंबे टाइम बाद कोई आपको बदलने की कोशिश करे तो फिर आपको तकलीफ होगी। वही वहाबिज्म के बीच में हुआ। तो हार्डकोर प्रिंसिपल क्या है वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड का, जिसको ब्रैकेट में वहाबिज्म कहेंगे हम, क्या है? देखो, इसमें सिर्फ हार्डकोर प्रिंसिपल ये है, लिख लेना, कि जो अरब कल्चर है, जो अरब कल्चर है, अगर उस पर आपका विश्वास है तो ही आपका तो ही आपको इस्लाम पर विश्वास है। ठीक है,
मतलब कहने का ये है कि अराबियन कल्चर इज इस्लामिक कल्चर बता दिया इन्होंने। अरब के रीति रिवाजों को ही इस्लाम का रीति रिवाज मानना पड़ेगा, ये इनकी मुहिम थी। इससे क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ, नीचे लिख लेना। इससे होगा क्या? इससे होगी यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स। क्या बढ़ेगी? यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स। किसके खिलाफ? ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। यूनिटी हमेशा किसी ना किसी चीज के खिलाफ होती। अभी पड़ोसी के घर में लड़ाई हो जाए छोटे भाई के साथ, दोनों भाई एक हो जाएंगे। और कुछ देर पहले दोनों भाई आपस में क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। समझ में आ रही है बात? भैया वो इर्तुगरुल गाजी जो चल रहा है वो यही है ना? जी ओटोमन एम्पायर। जी जी। इस्लाम उसका अलग है। ओटोमन एम्पायर में बहुत रिफॉर्म थे, प्रोग्रेसिव था, तभी तो एम्पायर था। मैं आपको बताऊंगा, किंग का कोई रिलीजन नहीं होता, वो सिर्फ आवाम के अनुसार चलता है, ठीक है। और रिलीजन को वो यूज करता है, जो जितना बेहतरीन तरीके से यूज कर ले वो उतना अच्छा किंग, ठीक है। तो ये बहाविज्म हुआ। कहाँ मोहम्मद साहब का इस्लाम था, ध्यान का इस्लाम, ईमान का इस्लाम, और ये जो बहाब का इस्लाम है, ठीक है, ये कट्टरता का इस्लाम है। किसका? कट्टरता का, रिचुअल्स का, कर्म कांडों का इस्लाम है। और 1932 में आते आते सऊदी अरब स्टेट बन गया, कंट्री। और वहाँ से फिर बहाविज्म को और हवा मिली। आज तक चल रहा है बहाविज्म, मैं बता दूं। ठीक है। 1932 में क्या हुआ, सऊदी अरब में ऊपर वाले की रहमत बरस गई, तेल का कुआं मिल गया वहाँ। क्या मिल गया? और भाई साहब जब तुमने मिलाना है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिला देना, सारा खेल समझ में आ जाएगा। बहाविज्म प्लस ऑयल मिला दो, और पैसा तो बड़ी खतरनाक चीज होती है साहब, ठीक है। अब बहाविज्म चल ही रहा था और क्या मिल गया? पेट्रोल, ऑयल मिल गया साहब। और जब ऑयल मिला तो सऊदी अरब की रूपरेखा चेंज हो गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी, और बहाविज्म को इतना ज़बरदस्त प्रमोशन किया इन्होंने, ठीक है। हिंदुस्तान जैसे कंट्री के घर घर में बहाविज्म पहुंचा दिया, ठीक। द प्रमोशन टू द बहाविज्म, द प्रमोशन टू द बहाविज्म। by the petrol, by the oil economy, ठीक है। बहाविज्म ने पता क्या किया, मैं आपको कोर सेक्शन समझा देता हूँ जिन्होंने किया क्या। भाई बहाविज्म ने हिंदुस्तान जैसे मुल्क, जो प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, और अन्य जितने भी मुल्क हैं, उन मुल्क से अलग कल्चर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ठीक है। आज की डेट में दिक्कत कहाँ है पता है?
आज की डेट की दिक्कत ये है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क क्लस्टर में बढ़ चुका है। यहाँ पर डाइवर्सिटी तो है मगर क्लस्टर डाइवर्सिटी है। ये खैमा है इस्लाम का या मुसलमानों का, ये खैमा है हिंदुओं का। हिंदू और मुस्लिम साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते पता है? बिकॉज ऑफ बाहविज्म। उनके तौर तरीके बदलते, समय के अनुसार बदल जाते। डेफिनेटली ज्योग्राफी ऐसी है इंडिया की, पाकिस्तान की, लेकिन तौर तरीके नहीं बदले। और देखो भाईचारा जो होता है ना, फ्रेटर्निटी जो है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड, कल्चरल एटीट्यूड। आप मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, भाईचारा बढ़ेगा। फेस्टिवल्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, भाईचारा बढ़ेगा। बाहविज्म ने सिर्फ इसी चीज़ को टारगेट किया। बोले ओ अगर जो रंग लगाया ना होली पर किसी ने तो फतवा जारी हो जाएगा, पाप है। फिल्म में शूटिंग करना पाप है। उस बच्ची को देखो करियर छोड़ दिया उसने, कश्मीर की लड़की ने, उसने जायरा वसीम। ये बहाविज्म है सर। बोले हराम है, ठीक है, गाना गाना हराम है, एक्टिंग करना हराम है, छोटे कपड़े पहनना हराम है। वो सानिया मिर्जा, वो बेचारी वर्ल्ड चैंपियन टेनिस की, और वो जो है स्कर्ट पहनकर खेल रही है, उस पर फतवा जारी कर दिया इन्होंने। ये है बहाविज्म। इस्लाम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जिसकी वजह से हर मुसलमान जो है सफ़र कर रहा है आज की डेट में। हर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और मज़ा पता कौन लूट रहा है? पेट्रोसेक, क्योंकि आता पैसा है उसके पास। ये आप ट्रमेंडस मनी, बहुत पैसा है। और पैसा है तो इस्लाम को अपनी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं ये लोग पूरे वर्ल्ड में। और इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इन देशों के मियाँ लोग, प्रीस्ट लोग। डेढ़ करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं साहब, आलू बुखारी साहब, हमर। और गरीब मुसलमान क्या कर रहा है? एक एक रोटी को तंगी खा रखा है, उसे करवा रहे हैं जिहादी जिहादी जिहादी। इकोनॉमी बराबर क्या होता है? एम्पायर होता है। सऊदी अरब इकोनॉमी के बेसिस पर इस्लाम का एम्पायर खड़ा करना चाहता है, और किया भी है। बहाविज्म, बहाविज्म एक ऐसी चीज़ है जो आज भी चल रही है। ऑलवेज रिमेंबर, बहाबाद कुछ नहीं, ओटोमन एम्पायर ने जो प्रोग्रेस की थी, जो इस्लाम ने प्रोग्रेस की थी, मैं आपको पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री जब बढ़ाऊंगा उसमें एक ही चीज़ कॉमन होगी, प्रोग्रेस, अमेंडेबिलिटी। बहुत बड़ी चीज़ है ये। बाबर ने समझ ली, अकबर ने समझ ली, हुमायूं ने समझ ली, बड़े महान लोग हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी जैसे बेवकूफ़ लड़के ने समझ ली अमेंडेबिलिटी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था वो, हालांकि आगे आना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ अमेंडेबिलिटी कितनी बड़ी चीज़ है। जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो उसने काजी साहब को बुलाया, बहुत बड़ी घटना है, बोले यहाँ पे आओ। अनपढ़ राजा था वो। बोले बताओ कि गैर इस्लामिक लोगों के साथ में क्या सलूक किया जाए। काजी साहब बैठे, बोले नहीं बताएंगे। बोले क्यों? बोले एक ही शर्त पे बताएंगे। बोले क्या? बोले जान बख्श दो मेरी पहले। बोले ठीक है, जान बख्श दी, बताओ। बड़ी अच्छी बात कही, मैं उसी टाइम पर कहूँगा।
उन्होंने कहा गैर इस्लामिक लोगों को कटवा दो आप डायरेक्टली, और एक इस्लाम राज्य की स्थापना कीजिए। ये इस्लाम आपका हमेशा क्या रहेगा, इस्तकबाल करेगा। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि अगर तूने पहले प्रॉमिस नहीं लिया होता ना बेटे, तो काजी साहब धड़ से अलग हो गए होते अपनी, और आज के बाद में दोबारा इस कोर्ट यार्ड में दिखाई मत दे जाना आप, ठीक है। देश के अंदर कई सौ साल तक 750 AD से 1206 से तो मानो गई, 1206 से लेकर 18th सेंचुरी तक 700-800 साल हो गए सर, तक इस्लामिक सत्ता रही इस देश में। और आज की डेट में कितनी % पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में हिंदू? 75 ऑलमोस्ट 80%। 80% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द हिंदू सेक्शन, और जबकि 800 साल तक इस देश में कौन रहे हैं? और फिर भी देश के हिंदू किसको गाली देते हैं? इस्लामिक शासकों को गाली देते हैं। तुम्हें मिसमैच नहीं लगता ये? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बाबर जैसे लोग जब सुल्तान बने तो इस पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में तब्दील करने की हिम्मत रखते हैं, और ताकत भी। समझना पड़ेगा, इसीलिए मार्क्सवादी इतिहास पढ़ा रहे हैं। जिस गर्व से हम कहते हैं ना 80%, 80%, 80 लोग, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन शासकों का भी है। अमेंडेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। वहाबिज्म ने ये ख़त्म कर दी। क्या ख़त्म कर दी? अमेंडेबिलिटी ख़त्म कर दी। वहाबिज्म जो मियाँ कहेंगे, जो काजी कहेंगे, जो ये भाई यही है इस्लाम। ना कुरान पढ़ेंगे, ना प्रॉफिट मोहम्मद को समझेंगे, ना उन्हें एनालिसिस करेंगे। दाढ़ी वाले अब्बा को मान लेंगे बस, और उन्हीं को फॉलो करते चले जाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया मुल्ला का इस्लाम। वो वाला जो इस्लाम था वो किसका था? अल्लाह का इस्लाम था। और मुल्ला जी किताब पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल भी, उन्हें हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। उनसे पूछ लो ओटोमन एम्पायर किसे कहते हैं, कितने देश थे उसमें, क्या था, कैसे था। बोले हमारे लिए तो एक ही इस्लाम है, इस्लामिक स्टेट, पूरा प्लेनेट कन्वर्टेड इनटू इस्लामिक स्टेट। अबे भाई साहब पढ़ो तो पहले। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रीस्ट की सोसाइटी के बीच में, यही क्राइसिस है प्रीस्ट। तो ओटोमन एम्पायर, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी मैंने। 1932 में ऑयल का आविष्कार, मतलब ऑयल का जो है क्या हुआ सऊदी अरब में? खोजा गया, ऑयल आ गया। वैसे तो ऑयल को मिडिल ईस्ट में सबसे पहली बार 14 अप्रैल 1909 में जो है खोजा गया था, 1909 में, पर्सिया में। पर्सिया पुराना नाम, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ईरान को, ठीक है। इसका नाम था दमाम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वहाबिज्म ने जो है द थियरी ऑफ टॉलरेंस पे हथौड़ा मार दिया। अब मुसलमान टॉलरेट नहीं करेगा बिल्कुल, और ना हिंदू करे। जब ये डिस्टेंसेस रहेंगी तो ऑब्वियस है, डिस्टेंसेस रहेंगी तो कभी जो है क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगा। और सोसाइटी में आज तक ट्रांजिशन नहीं हुआ है, ठीक है, आज तक ट्रांजिशन नहीं हुआ है। कोई मुसलमान होली नहीं मनाता, कोई हिंदू दिवाली नहीं, वो ईद नहीं मनाता इस देश में, सिर्फ एडवर्टाइज ही आती है। ये है लैक ऑफ ट्रांजिशन। क्यों नहीं बनाता? होली मनाने पर मियाँ जी ने फतवा जारी कर रखा है, तो वो सोचेगा इस्लाम वाला कि अरे यार मुझे तो ये वैसे ही हराम का लग रहा है, और जब वो होली नहीं मनाएगा तो ये ईद नहीं मनाएगा।
दुनिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है और आज तक ट्रांजिशन नहीं हुआ। ये अजीब सा इत्तेफाक है इस देश के अंदर। और इसके बीच में सबसे बड़ा कांटा किसने लगाया? वहाबिज्म ने। किसने? ये मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। मैं ये कह रहा हूँ, ये मोहम्मद अब्दुल वहाब का इस्लाम चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आज की डेट में अगर किसी इस्लामिक कंट्री कैंडिडेट को ये समझाना पड़े कि भाई किसी बेगुनाह की जान लेनी नहीं चाहिए और फिर वो टेररिस्ट को सपोर्ट करे, तो ये मोहम्मद साहब का इस्लाम थोड़ी ना है, ये वहाब है। क्या है? वहाब। और ऐसे ऐसे फॉर्मूले और ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं इस कुरान शरीफ में, ठीक है, कि इंसान सच में मुसलमान हो जाए। समझ गए? बहुत 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 बढ़िया फॉर्मूले दिए हैं उसमें अल्टीमेट। बट फॉर्मूले तो भैया उसी को समझ में आते हैं। ये भावेश में कुरान की प्रिंसिपल ये सब की चीज़ पढ़ी है, जो बोलते बुक थी। अरे देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूपीएससी में यही आ जाएगा। द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तुम यहाँ बैठे हुए हो, वो ये है कि आपको पढ़ना आ गया। क्या आ गया? पढ़ना आ गया। और फिर पढ़ना आ गया तो फिर तो तुम तोप खाना हो। पढ़ना आ गया तो तुम ऑफिसर क्या प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा, ये तो गलत बात है। इसका मतलब आप मैसेज समझे ही नहीं। यही होता है इस्लाम, यही होते हैं प्रॉफिट्स। अरे गौतम बुद्धा ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी ना कुछ लिखा और कहा होगा, इंटरनेट ही नहीं था तो। उन्होंने नहीं, किसी मजहब ने नहीं लिखा होगा कि भाई कोई लड़की अगर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दे तो आप उसकी वॉल पर जाकर गंदी बातें मत लिखो, या उसे बदनाम या डिफेम मत करो। ये तो किसी रिलीजन में नहीं होगा ना प्रिंसिपल। लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो है अवेलेबल होगा। लिखा होगा कि डिफेम करना गलत बात है किसी को, हर रिलीजन में लिखा होगा। तो वहाबिज्म ने यही मैनिपुलेट कर दिया। वहाबिज्म ने बोल दिया बैक टू द वेदा, बैक टू द 570 की कंडीशन मैंने आपको बता दी। इतनी भयावह कंडीशन है मोहम्मद साहब के सामने। चैलेंजेस देखिए, आप कभी पढ़ के देखिए किताबुल हिंद के हवाला पर वो जो किताब बताई मैंने, चैलेंज किसे कहते हैं पता चलेगा आपको। जानवरों से भी बदतर और क्रूर लोग हैं, उनको जो है तमीज़ सिखाई है मोहम्मद साहब ने। और तुम बात कर रहे हो चैलेंजेस की। वो वाले हालात अब ला सकते हो आप पूरी दुनिया के अंदर? नहीं है वो हालात। तब वो हालात ही नहीं है तो फिर वो जज्बात क्यों डाल रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो तो इस तरीके के प्रॉफिट थे कि उन्होंने इस सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए और सिखाने के लिए हथबा क्या उठाया, तलवार तक उठाई। वो तो या तो कुरान पढ़ ले या फिर तलवार से खा ले। बात या तू काफिर है या फिर तू अपने आप को बदल। जालिम लोग थे भाई साहब, शैतानी दुनिया थी। आज की सोसाइटी ऐसी थोड़ी ना है। और तुम कह रहे हो आज की सोसाइटी के चैलेंजेस बिल्कुल वैसे ही जैसे हैं कि काफिर हैं, आज भी काफिर वो। अबे काफिर सबसे पहले अपने आप मार ले, काफिर तुझसे बड़ा कौन होगा? लेकिन इन प्रिंसिपल को कौन नहीं बदलेगा? वहाबिज्म। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान बदल लेगा इस चीज़ को, उसे पता है। जैसे कि क्या कहते हैं, मोहम्मद साहब ने तलवार उठाई थी काफिरों को बदलने के लिए, टेररिज्म जो उत्पन्न हुआ, तो मतलब ये मैनिपुलेशन ऑफ कुरान शरीफ है, मैनिपुलेशन ऑफ जिहाद है, मैनिपुलेशन ऑफ काफिर है। मैंने बताया ना कि किसी भी या इस्लाम की डेप्थ को समझने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मैंने बताया कि दुनिया का हर शख्स जो सेंसस पर है वो काफिर है।
सेंसस का मतलब समझ गए? ज़्यादा सो रहे हो आप, काफिर हो। ठीक है, ज़्यादा खा रहे हो आप, काफिर हो। किसी को गंदी नज़र से देख रहे हो, काफिर हो। और जो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए वो मुसलमान। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है काफिर और मुसलमान का। शूद्रा सिस्टम भी तो यही बताया गौतम बुद्धा ने। जिहाद क्या है? काफिर से मुसलमान बनने का युद्ध। और काफिर से मुसलमान कैसे बनेगा? अपनी बुराइयों को ख़त्म करके। लड़ाई तो होती है भाई साहब, अपनी बुराइयों से ख़त्म करने से ज़्यादा बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है? ये समझाए तो कोई। ये जिहाद है। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट। हर एक रिलीजन में मेटाफिजिक्स सबके एकदम अल्टीमेट, इस्लाम की अल्टीमेट। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी। समझ गए? अभी देखिए, तो 1754 में वहाबिज़्म मजबूत हुआ और अपनी मुहिम स्टार्ट की इसने। किन बेसिस पर की, ये मैंने आपको बता दिया। और फिर इसके पीछे साजिशें रची गई। ठीक है, और साजिशें रची गई जिसमें यहूदी इसके पहले टारगेट बने। यहूदी जूइस कहाँ पर? इजराइल का इशू आएगा इसमें, समझाऊंगा इसे बाद में, बस याद रखिएगा। और फिर ओटोमन एम्पायर में अनरेस्ट हो गया। और फिर एक आदमी पैदा हुआ जिसने वहाबिज़्म को पीक पर पहुंचा दिया। द नेम वो अल-कायदा। ठीक है, उसने कॉन्सेप्ट दिया, ओसामा बिन लादेन, ग्रीन बेल्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? बहुत बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट है आज की डेट का। दुनिया का हर एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम से जुड़ा हुआ जो है वो इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है? जी, पैलेस्टीन मतलब इजराइल। भूमध्य सागर से स्टार्ट होता है ये, मेडिटेरियन सी से, इस फेज से लेकर, और ऐसे डैश लगाइए, पहले पैलेस्टीन, फिर डैश लगाइए, फिर सऊदी अरब, फिर डैश लगाइए पाकिस्तान, फिर डैश लगाइए कश्मीर, फिर डैश लगाइए सिकियांग, फिर लगाइए डैश चनचंगिया रसिया में है। ये पूरा का पूरा जिसे हम पैलेस्टीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कश्मीर, सिकियांग, चनचंगियांग रसिया, ये पूरा का पूरा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं यूरेशिया, एशिया प्लस यूरोप का पूरा हिस्सा, ये पूरा ग्रीन बेल्ट में लिया इन्होंने। बोले यहाँ इस्लाम का झंडा क्या होगा? बुलंद होगा, फहराया जाएगा। ठीक है, और तलवार के बेसिस पर ये निकले हैं। अल-कायदा का क्या ड्रीम है? यही तो ड्रीम है, इस्लामिक स्टेट्स। लिखिए क्या है ऑब्जेक्टिव, लिखिए यूनाइटिंग all the areas dominated by Muslims, dominated by Muslims, and creating the green belt, Islamic empire and caliph।
ये ग्रीन बेल्ट के चक्कर में ओसामा बिन लादेन मारा गया है। पाकिस्तान ने बताया था ओसामा बिन लादेन को, आ जाओ, बैठा हुआ है एबटाबाद में हमारे यहाँ पर। पाकिस्तान को डर लग रहा था, डर ऑफ फियर ऑफ द ग्रीन बेल्ट। तो वहाबिज्म के बाद 19th सेंचुरी में इस्लाम में एक और उदय हुआ जिसको हमने सलाफी मूवमेंट कहा। सलाफी मूवमेंट 19th सेंचुरी में ये मूवमेंट शुरू हुआ, सलाफी मूवमेंट, और इजिप्ट में हुआ था। ये इसका सेंटर इजिप्ट में था, इजिप्ट में से शुरू हुआ था। और ये इसके खिलाफ था, ये था वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ, पश्चिमीकरण के खिलाफ। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज बिलोंग्स टू द क्रिश्चियनिटी, और इस्लाम में वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ होने का मतलब है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ होना। तो इन्होंने जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है इसके लिए कि ये जो मूवमेंट था ये वहाबी से भी ज़्यादा एक पेरिटोनिकल मूवमेंट था। पेरिटोनिकल मतलब होता है और भी कड़ा, और भी ज़्यादा कट्टर। अभी है नहीं वो, थोड़ी देर बाद होगा। तो इनका जो मानना था, इनके जो प्रिंसिपल हैं वो ये है कि इस्लाम के जो सिर्फ शुरू के 4 खलीफा थे, कैलिफ्स थे, उनकी ही बातों को माना जाए, उन्हीं को खलीफा माना जाए और बाकी किसी खलीफा को ना माना जाए। इसके जो है रूट कोज में था ये मूवमेंट ऑफ सलाफी के, और वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट में था। लिखते रहना ये बात, पहले बता रहा हूँ। और द मूवमेंट वॉज रेसिस्टेंस, एक रुकावट, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ एज ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को रोकने के लिए जो है स्टार्ट हुआ था ये। देखिए, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए जन्म हुआ सलाफी मूवमेंट का, और ओटोमन एम्पायर को ख़त्म या रोकने के लिए किसका जन्म हुआ? वहाबी मूवमेंट का। दोनों चीज़ें क्लियर है? तो इनका जो कहना था वो ये था कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले लोग हैं, और अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो हंट करती हैं वो वेस्टर्नाइजेशन करता है इस्लाम को, इसलिए हम वेस्टर्नाइजेशन को क्या कर दें? त्याग दें, ख़त्म कर दें। बात वही है, वहाबिज्म वाली बात ही है, लेकिन इसमें एकदम किसको टारगेट किया गया? वेस्टर्नाइजेशन को। और हम जो है ग्रेटेस्ट अरब के रूप में जो है इसे देखें, तो इसलिए लिखिए कि दे ड्रीम्ड ऑफ ग्रेटेस्ट अरबिया। सऊदी अरबिया ना, ऐसे ग्रेटेस्ट अरबिया का उन्होंने ड्रीम देखा, यूनाइटिंग ऑल द एरियाज। सलाफी मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इजिप्ट। ठीक है, अब देखो ये दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, सलाफी हो, वहाबी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, भीम आर्मी हो, करणी सेना हो,
जो भी हो, दुनिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझदारी। कौन सी? और अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो पहले क्या बनना पड़ेगा? समझदार। वरना आपको सल्यूशन दूर दूर तक हाथ नहीं लगने वाला, चांस ही नहीं बनता। और पढ़ाई लिखाई का ऐसा है, भारत के अंदर सबसे पढ़े लिखे लोग बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, पीएचडी होल्डर, आईएएस टॉपर। ठीक है। और पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे असफल राजाओं में से एक, पागल राजा। इसलिए पढ़ना मत कभी जिंदगी में, समझना। अलाउद्दीन खिलजी, जाहिल, अनपढ़, क्रूर बट सक्सेसफुल शासक। अकबर, कभी किताब नहीं पढ़ी, सक्सेसफुल शासक। संत कबीर, कभी एक किताब न पढ़ी, और यूनिवर्स में संत माना जाता है उनको। तो देखो, पढ़ाई लिखाई गारंटी नहीं होती समझदारी की। मैं पूरी कुरान शरीफ याद कर लूं, या मैं पूरे के पूरे वेद पुराण सब कुछ याद कर लूं, और मैं अपने रिलीजन की दुहाई देता रहूं, कोई और अपने रिलीजन की दुहाई देता रहे, सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो किस में है? समझदारी में। किस में है? समझदारी में। और समझदारी जो चीज़ है उसका सोर्स कुछ है नहीं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस पूरी क्लास में एक चीज़ बता दूं कि समझदारी कैसे गेन करते हैं, लेकिन ऐसी कोशिश ही है, वो कोई गारंटी नहीं है। समझदारी की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। कितना ही पढ़ा लो, हो सकता है कि आप पढ़ पढ़ के पंडित बन जाओ, लेकिन समझदार बनने की कोई गारंटी नहीं है। समझदारी पर डिपेंड करता है रिलीजन। क्या? ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास जितनी भी दिखाई दे रही हैं, कम्युनलिज्म, इस पूरे वर्ल्ड में 2-4 प्रॉब्लम तो हैं ही पढ़ने की। वेस्टर्नाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलाइजेशन और इस्लाम। ये 2-4 चीज़ों पर अपनी कमांड बना लो, अच्छी वक्ता बन जाओ, अच्छे। पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुनाने के पीछे यही है मेरा मोटिव, कि आपको पता तो चले इस्लाम की जड़ क्या है, इस्लाम को मैनिपुलेट कहाँ किया गया है, कहाँ वहाबिज्म है, कहाँ सलाफिज्म है, कहाँ वेस्टर्नाइजेशन, कहाँ ओटोमन एम्पायर है, हिंदुस्तान कैसे जूझ रहा है इन पर्टिकुलर चीज़ों से। मेरी स्टोरी सुनाने का जो टारगेट है वो यही है। ठीक। तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि एक फादर लेक्चर दे रहे थे जीसस क्राइस्ट के बारे में। जीसस क्राइस्ट जी बहुत टॉलरेंट थे। बोले कि एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, और दूसरा कोई थप्पड़ मारे तो ये वाला गाल आगे कर दो। ऐसा हुआ भी। फिर मैंने आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताया कि एक कैंडिडेट सुन रहा था, ठीक है। उसने जब ये सुना तो उसने जाते फादर के एक थप्पड़ मार दिया। फादर ने दूसरा गाल आगे कर दिया तो दूसरे पे भी मार दिया उसने। अब जब दूसरे पे भी मार दिया, फिर तीसरा थप्पड़ जब मारा उसने, तो फादर ने कहा इतना कूटो इसको कि मर जाए। वो लड़का बोला कि आप दो अभी बता रहे थे कि जीसस क्राइस्ट बहुत टॉलरेंट आदमी थे, ये करना हो तो ये करो। बोले कि जीसस क्राइस्ट ने 2 थप्पड़ तक कहा था।
तू इतना बदतमीज है कि तू 2 पैर सीखा ही नहीं, तो भाई तेरा इलाज तो जीसस क्राइस्ट ने डिफाइन ही नहीं किया, तो मुझे जो बेहतर लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो रिलीजन ने अपने टाइम पर जो देना था वो दे दिया। आज की डेट में हिंदू हो या मुसलमान, उस तीसरे थप्पड़ पर क्या करना है? ठीक है, रिएक्ट वो कर रहा है। ठीक है, और फिर तो बस तबाही है। पोप फादर ना बचा पाए अपने आप को तीसरे थप्पड़ से। तो कम्युनलिज्म बेसिकली इसी तरीके से है। समझदारी इसका एक इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है, जो आपको मैं अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से बताता रहा। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको सलाफिज़्म बताया। सलाफिज़्म वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ है और वेस्टर्न इंटरफेरेंस इन द सऊदी अरब, वेस्टर्न इंटरफेरेंस इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, उसके खिलाफ है। हमारे कल्चर के बीच में वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ है। कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से हम वेस्टर्नाइजेशन को गलत नहीं कह सकते। इसलिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हिंदू रिलीजन में लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया, जिसको कहा वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें सारे के सारे कल्चर और रिलीजन को समाने की क्षमता हो। ऐसा ही मानवतावादी या ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हमें रखना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन ख़राब हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो सकता। कई मायनों में कुछ अच्छी चीज़ें हैं। इस्लाम में भी बिल्कुल वैसा ही है। ये समझदारी है। क्या है ये? इसी चीज़ को हमें समझना होगा। और रिलीजन बहुत सेंसिटिव इशू है। इस पर कॉन्सेप्ट पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही बनाना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास ना करें। कोई भी अपनी थीसिस ना दे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पुरानी किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, वो पढ़ें डायरेक्टली। उसके पढ़ने के बाद में फिर बाद में समझें। कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान शरीफ में कि काफिरों को काटो, लेकिन आपको हर एक मियाँ तीसरा आदमी बताता है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं कुरान शरीफ बदनाम हो रही है। ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ धर्म युद्ध में प्रलय होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने खुद से बनाए हैं, और कम्युनलिज्म इन्हीं कॉन्सेप्ट के मिसकॉन्सेप्शन करने के कारण आता है, बनता है सोसाइटी में। ठीक है, इंडिया में वहाबिज्म और सलाफिज्म दोनों का ही इम्पैक्ट देखने को मिला है, और दोनों ही के कारण भारत के मुसलमान एक बड़े पैमाने पर सफ़र कर रहे हैं। अमेंडमेंट ज्योग्राफी के अनुसार और टाइम के अनुसार होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, और उसको जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों को एक्सेप्ट करना ही होना चाहिए। यही उनके लिए जो है एक डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव फंडामेंटल वे है। प्रॉफिट मोहम्मद की बात चल रही थी, वहाबिज्म की बात चल रही थी। 2 तरीके के मोहम्मद का इस्लाम मैंने बताया आपको। प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम ध्यान का इस्लाम है, ईमान का इस्लाम है, प्रोग्रेसिव इस्लाम है, और ज़माने जाहलियत से ज़माने इंसानियत तक का इस्लाम है। उसके बाद वहाबिज्म ने, सलाफिज्म ने एक बहुत ही निगेटिव रोल प्ले किया इस्लाम के अंदर, बहुत बड़ा निगेटिव रोल। और फिर बाद में इसमें इकोनॉमी भी आ गई। ये एक अजीब सा इत्तेफाकी है कि वहाबिज्म को इतना बेहतरीन इकोनॉमिक सपोर्ट मिला ऑयल का, और फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज की डेट में ये इंटरेस्ट भी नहीं लेते इस्लाम के बेसिस पर, क्योंकि सरप्लस में है अमाउंट। पूरी एनर्जी इन्होंने प्रिजर्व कर रखी है, कंट्रोल है इनका, और पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना US डॉलर इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, और उसे जो है किसी प्रोग्रेस में लगाने के बजाय बल्कि वहाबिज्म में जो है लगाना शुरू किया। हर एक छोटे से छोटे कॉर्नर तक वहाबिज्म आंदोलन को मजबूत बनाया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में। और फिर ये इस्लाम टर्न हो गया
पंडित, पुरोहित, मौलानाओं के इस्लाम के रूप में अपनी एक मेन लीग को खो दिया है इस्लाम ने। और आज एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जो इस्लाम को जानने वाले हैं, सच्चे मुसलमान हैं, वो हमें ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तारिक जमील उनमें से एक हैं, वन ऑफ माय फेवरेट। और तारक फ़तेह का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है इस्लाम को लेकर। और आमिर खुसरो और ये जो लोग थे, ये तो खैर मेडिवल हिस्ट्री में अल्टीमेट थे ही, जिन्होंने इस्लाम को बहुत अच्छी तरीके से पिरोहा है अपनी किताबों में। अब इस्लाम में वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में सलाफिज्म स्टार्ट हुआ, सलाफी मूवमेंट। अब सलाफी मूवमेंट वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट में था, जो कि जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी को रिलेट करता है। तो ये जो युद्ध है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये जो कहलाया क्रूसेड, धर्म युद्ध। क्रूसेड आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है और आपको पता भी होना चाहिए। इस्लाम और जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के बीच में जो द्वंद्व है, यो क्लेश है, ये क्लेश क्या कहलाया? क्रूसेड कहलाया। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, ईसाइयों का इस्लाम से, इस्लाम का ईसाइयों से। ये एक इस्लामिक लड़ाई इन्होंने जो है स्टार्ट की, रिलीजियस लड़ाई है ये, लेकिन सच्चाई इसमें है नहीं। वास्तविकता और भी डिटेल में जाने में आपको पता चलेगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री में बताएंगे कि क्रूसेड या इस्लामिक लड़ाई और ये जीसस या क्रिश्चियनिटी की लड़ाई बेसिकली इकोनॉमी की लड़ाई है। इकोनॉमी की लड़ाई कैसे है? वैसे ही है। इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है? सेंट्रल एशिया की ऑयल पर, और ऑयल डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पर। तो लड़ाई है सिल्क रूट की। तो क्रूसेड जो है, ये सच्चाई है कि क्रूसेड जो है एक इस्लामिक लड़ाई है, एक रिलीजियस लड़ाई ना होकर एक इकोनॉमिक लड़ाई है। उसके बाद वहाबिज्म, सलाफिज्म ने इस्लाम को कमज़ोर कर दिया, और यही कमज़ोरी आज कारण बनी हुई है कि ये जो कौम है ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। इसमें एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है, और विजन कहीं और छिपा हुआ है नहीं। फॉर्मूला तो हर एक धार्मिक किताब में लिखा हुआ है, बस उसे अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है। तो लैक ऑफ लीडरशिप जो हमेशा कहते हैं, वही लैक ऑफ लीडरशिप हमें इस्लाम में देखने को मिली है। अब बात करते हैं महमूद गजनी की। सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया में जब ये पर्टिकुलर ट्राइब्स मजबूत होने लगी इस्लाम के छत्र छाया में, तो ये जो ट्राइब्स हैं ये फिर दूसरी जगह पर पलायन करने लगी। उसमें से एक है महमूद गजनी, उसकी स्टोरी। मैं डायरेक्टली जो है इस्लाम से महमूद गजनी पर पहुंच रहा हूँ। आपका जो टॉपिक, आपका जो कंप्लीट होने वाला टॉपिक था, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। दोनों तरीके के इस्लामों के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम सीधे अपने मेन ट्रैक पर पहुँचते हैं, जहाँ पर ये जो महमूद गजनी है ये इंडिया की तरफ आएगा, आक्रमण करेगा, इन्वेजन होगा उसका। और मैंने बताया कि महमूद गजनी को देखने के दो तरीके हैं। एक सेंट्रल एशिया की नज़र में, जिसमें वो एक सुपरस्टार है, और एक इंडिया की नज़र में, जिसमें एक वो लुटेरा है, हिंदुओं को मारने वाला है, मंदिर तोड़ने वाला है। दो नज़रिए हैं। दोनों ही नज़रियों से मैं आपको बता रहा हूँ महमूद गजनी के बारे में।
पहली बात तो ये है कि महमूद गजनी या कोई भी राजा, उसका रिलेशन धर्म से कुछ नहीं होता है। धर्म को हर एक राजा यूज करता है। एरिस्टोक्रेसी का काम ही ये होता है कि वो रिलीजन को क्या करता है, यूज करता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना चाहिए। यूज करना कोई छोटा काम तो है नहीं, एरिस्टोक्रेसी है इसके अंदर। तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिलीजन के बेसिस पर एक राजा यूज करता है। किंग को कभी भी प्रीस्ट ना समझा जाए। महमूद गजनी एक सुल्तान है सेंट्रल एशिया का, और वो प्लंडरिंग करने के लिए आया फॉर द इकोनॉमी। किसके लिए? इकोनॉमी, ताकि उसे क्या मिले, पैसा मिले। ठीक है, क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, महमूद गजनी का इतिहास फिरदौस की नज़र में। हेडिंग डाल लीजिए, फिरदौस की नज़रों में। फिरदौस इसका एक बहुत अच्छा हिस्टोरियन था जिसने एक किताब लिखी शाहनामा। उस किताब से बता रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल। बहुत ही प्यारा करैक्टर है, बहुत ही प्यारा करैक्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अल्टीमेट। तो फिरदौस की जो किताब थी शाहनामा, उसमें जो है ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और यूपीएससी एस्पिरेंट को चीज़ों को ओरिजिनल तरीके से देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बायस्ड बनकर देखोगे, हिंदू बनकर देखोगे, मुस्लिम बनकर देखोगे, तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हैं। ठीक है, फिर तो आपको जो है तबलीग की जमात ज्वाइन कर लेनी चाहिए और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यूपीएससी में आपका कोई वेलकम नहीं है। यूपीएससी का मतलब ही है न्यूट्रलिटी, सही को सही और गलत को गलत कहना। तो महमूद गजनी की जो स्टोरी, गजनवी जिसे गजनी भी कहा गया, कि स्टोरी सेंट्रल एशिया के ईरान से शुरू होती है। पर्सिया जिसे कहा जाता था, फारस पुराना नाम था इसका। और बहुत ही दिलदार स्टोरी है इसकी, जहाँ से हमारी मिडेवल हिस्ट्री भी शुरू होती है। भारत में ये कैंडिडेट कुख्यात है, सेंट्रल एशिया में विख्यात है। कुख्यात मतलब नोटोरियस, और वहाँ वो फेमस है, पॉपुलर है, सुपरस्टार है। इन दोनों के गैप को भी मैं आपके फिल कर दूंगा इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो मध्य एशिया में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। और वहाँ एक नोबल था। नोबल मतलब एक कोर्ट यार्ड में एक इम्पोर्टेंट किरदार जो प्ले करता है, दरबारी, मंत्री उस टाइम पर। उस नोबल का नाम था हलवतगीन। ठीक है, वो जिस व्यक्ति का समर्थन कर रहा था वॉर ऑफ सक्सेशन में, वो व्यक्ति हार गया। हलवतगीन जिस कैंडिडेट को समर्थन कर रहा था, वो व्यक्ति हार गया कि भाई इसे मिलनी चाहिए इस कुर्सी। लेकिन इत्तफाकन वो व्यक्ति क्या हो गया, वो हार गया। जैसे कि यहाँ पर इसी तरीके का युद्ध चलेगा वॉर ऑफ सक्सेशन में, दारा शिकोह और औरंगजेब का। जो शाहजहाँ के बेटे होते हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में ये लड़ाई होती है। वैसा ही सक्सेशन का वॉर वहाँ चल रहा था, और हलवतगीन जो है, जिसको सपोर्ट कर रहा था, वो हार गया। ठीक है, तो जो अल्पतगीन या हलपतगीन जो नाम है, उसको ईरान से निकालना, मतलब उसको निकलना पड़ा। ठीक है, भागना पड़ा वहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि जिसे तुम सपोर्ट कर रहे हो वो राजा ना रहे, फिर तो वो ख़त्म कर देगा आपको। तो अल्पतगीन को ईरान से निकाल दिया गया, वो खुद निकल गया। और फिर वो जो है शिफ्ट हुआ अफ़गानिस्तान में, गजनी नामक जगह पर। गजनी आज की डेट में एक छोटा सा गांव है अफ़गानिस्तान में, आज भी है।
वहाँ पर जाकर उसने एक नए राज्य की, एक नए कबीले की जो है स्थापना की। वो एक ईरानियन गवर्नर था और जो अफ़गानिस्तान में जो है जाकर शिफ्ट हुआ। उसका कोई अपना बेटा नहीं था, ठीक है, कोई बेटा नहीं था उसका, बल्कि उसके जो है ना स्लेव ऑफिसर थे, स्लेव। तो जितने भी उसके जो दास थे उसमें उसका जो ऑफिसर था, स्लेव ऑफिसर, उसका नाम था सुबगतगीन। तो सुबगतगीन को उसने राजा बनाया गजनी का। तो गजनी का राजा बना सुबगतगीन। तो महमूद गजनी के समय एक किताब बहुत बेहतरीन है जो उसके इतिहास को वर्णन करती है। इसका नाम था किताबुल हिंद। उसको लिखा था अल-बरूनी ने। सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में बात बताती है ये किताब। बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी का घिसा पिटा क्वेश्चन है ये, भूलना मत। और दूसरी जो चीज़ बताती है वो है शाहनामा। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा था। तो हिंदुस्तान में या किसी पूरी दुनिया में बता देते हैं, एक बहुत गंदी आदत ये है कि इतिहास को या फिर किसी भी बात को हम सुनकर बड़े आसानी से मान लेते हैं, उसका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते। तो इतिहास को पढ़ने और समझने की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम प्राइमरी सोर्स को डायरेक्टली पढ़ लें। उसमें जो है हमें किसी और का नज़रिया मिलेगा नहीं। तो इस सबसे बड़ी बात यही है। मैंने किसी की बात सुनकर नहीं आपको जो है स्टोरी सुना रहा हूँ। ये शाहनामा और किताबुल हिंद जो है, ये दोनों किताबों में जो लिखा हुआ है वही आपको कन्वे किया जा रहा है। ये आदत जो है हमें निकालनी पड़ेगी। तो अलबतगीन के बाद में सुबगतगीन गजनी का राजा बनता है अफ़गानिस्तान में। और गजनी मतलब अफ़गानिस्तान में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। नंबर 1 एक अफ़ीम, ओपियम, और दूसरी चीज़ है तलवार AK-47। आज की डेट में AK-47 पहुंच गई, पहले क्या थी? तलवार है। ये दो ही चीज़ें हैं सिर्फ अफ़गानिस्तान में। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है अफ़गानिस्तान की? जी, ट्रांजिट ट्रेड। ठीक है, वो ट्रेड करने वाले लोग हैं। तो लिख लेना, मेन सिल्क रूट के लिए ट्रांजिशनल ट्रेड करवाते थे वो लोग गजनी के। ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, मैंने बताया आपको पहले ही। तो सिल्क रूट में ना बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। आपको बता दूं, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सर पीट रहे हैं अपना अफ़गानिस्तान के लिए, बस आ जाए। चाबहार पोर्ट क्यों बनाया हमने ईरान में? अफ़गानिस्तान के लिए। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी। वेस्ट और ईस्ट को कंट्रोल करने का एक अच्छा खासा सेंटर है अफ़गानिस्तान आज भी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नाटो को अपना सेंटर बनाया। क्यों बनाया? यहीं पर कंट्रोल करता है जियोपॉलिटिक्स को अफ़गानिस्तान। तो वो सिचुएशन उसकी पहले भी थी। वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड को कंट्रोल करने का क्या है, वो सेंटर है। तो एनार्की का दौर था ये। अफ़गानिस्तान बहुत बुरी तरीके से तबाह हो रहा था, जैसे आज भी है। कोई रिसोर्सफुल कंट्री नहीं होगा तो वहाँ पर क्या रहेगी? तबाही रहेगी। अफ़गानिस्तान की यही सबसे बड़ी कमी थी। तो वहाँ पर जो राजवंश का जन्म हुआ उसका नाम था गजनी राजवंश। कौन सा? ठीक है। और गजनी राजवंश जो अफ़गानिस्तान का था वो उस टाइम पर हिंदुस्तान के पंजाब से बॉर्डर शेयर करता था। और उस वक्त पंजाब में हिंदू शासक, एक हिंदू शाही शासक जो है रूल कर रहा था। हिंदू शासक था वो।
पंजाब में हिंदू शाही नामक एक राजवंश था। ठीक है, हिंदू शाही नाम। हाँ। और बंगाल, अब बंगाल है, बंगाल से सटा हुआ कोई पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल हलचल होती है तो बंगाल में ऑटोमेटिकली होगी। तो पंजाब में हलचल हो गई, जैसे ही गजनी राजवंश बना, बोले कि ये जो लोग हैं ये हमारे तरफ आ सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने पंजाब के जो रूलर्स थे ये और भी ज़्यादा अलर्ट हो गए और उन्होंने एक ऐसा एजम्पशन बना लिया कि अब ये लोग जो है किस तरफ एक्सपेंड करेंगे, इंडिया की तरफ। इंडिया की या पंजाब की तरफ एक्सपेंड करेंगे। तो उससे पहले कि वो जो है पंजाब की तरफ एक्सपेंड करें, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आप ये चीज़ लिखना चाहो तो लिख भी लेना कि एक्सपेंशन के कारण पंजाब में और गजनी में, गजनी राजवंश में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बॉर्डर को लेकर। याद रखना इस बात को। और ये कोई हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, याद रखना इस बात को। अब पंजाब का जो राजा है उसका नाम है जयपाल शाही। उसने सोचा कि अभी नया बनता हुआ स्टेट है गजनी, इससे पहले कि इसके अपने पैर पसारे जाएं, इसको पहले ही क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, इसको पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। और हुआ क्या, उसने जो है गजनी पर अटैक कर दिया। और जब गजनी पर अटैक किया तो उसकी सेना बर्फीले तूफान में फंस गई और जो पंजाब का शासक है जयपाल शाही, उसको भागना पड़ा, गजनी से भागना पड़ा। अब होता क्या है कि जयपाल शाही की सेना जो है भाग तो गई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इस बीच मोहम्मद सुबकतगीन की डेथ हो गई और सुबकतगीन की जब डेथ हुई, उसका बेटा बना वहाँ का राजा मोहम्मद बिन कासिम उर्फ महमूद गजनी। यंग स्टार, नौजवान आदमी, अफगानी खून। और जयपाल सिंह ने बस यही गलती कर ली जो कभी अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री को देखकर की थी। बोले नया नया लड़का है, ये क्या करेगा, बच्चा है बेचारा। यही टाइम है कि गजनी राजवंश को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। फिर जयपाल शाही ने फिर से अटैक किया और इत्तफाकन जयपाल शाही फिर से हार गए। और जब जयपाल शाही हार गए तो उनका ईगो हर्ट हो गया। बोले इस नौजवान बच्चे से मैं हार कैसे गया। तो राजपूत शाही, जयपाल शाही ने राजपूत धर्म अपनाते हुए कि भाई बैटलफील्ड में जब मुंह की खानी पड़ गई है तो उन्होंने राजपूत धर्म का पालन किया और फिर बाद में उन्होंने समाधि ले ली, अग्निकुंड ले लिया।
अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कौम बार बार आएगी, राजपूत वर्सेस अफ़गानी, राजपूत वर्सेस सेंट्रल एशियन, बड़ा अल्टीमेट युद्ध है इन दोनों के बीच में। और दोनों ही कौमें, कुछ कौमें हैं, इन दोनों की जो है लड़ाई देखने में बड़ा मज़ा आता है। अब राजपूतों में और सेंट्रल एशिया के जो रूलर्स हैं, प्लंडर्स हैं, लुटेरे, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, सॉरी कुछ भी अनसिमिलर नहीं है, सब दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों ही बहादुर हैं, दोनों ही वॉरियर हैं, दोनों ही लड़ाकू हैं, दोनों ही। लेकिन सेंट्रल एशियन राजपूतों से आगे निकल जाते हैं सिर्फ एक वजह से। सेंट्रल एशियन के जितने भी रूलर्स हैं वो इथिकल लड़ाई नहीं लड़ते, राजपूत इथिकल लड़ाई लड़ते हैं। तो राजपूत हारते हैं क्योंकि वो क्या लड़ते हैं, इथिकल लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, इथिकल बोले सामने से वार करेगा तो करेंगे और निहत्थे कभी वार नहीं करेंगे। ठीक है, राजपूत कौम के हैं, पीछे कभी वार नहीं करेंगे। सेंट्रल एशिया में ऐसा कुछ नहीं था, बोले तू मेरा दुश्मन है और तुझे जैसे ख़त्म करना हम करेंगे। कहाँ का इथिक्स, बस एक ही इथिक्स है, वो है जीत। ये लोग कहेंगे कि भाई युद्ध के अपने असूल होते हैं, और ये लोग कहेंगे कि युद्ध का सिर्फ एक ही असूल होता है, जीत। और दोनों ही कौम वॉरियर हैं, लड़ाकू हैं। बहुत मज़ेदार किस्से हैं इन लोगों के, राजपूत का इतिहास ही अलग है। और उधर सेंट्रल एशियन लोग तो राजपूत जो कैंडिडेट हैं जयपाल सिंह, वो राजपूत धर्म को अपनाते हुए, ठीक है, उन्होंने चिता ले ली, जिंदी। रीजन था, प्रतिज्ञा ले रखी थी उसने, जयपाल सिंह ने पहले, ठीक है, वो प्रतिज्ञा के चक्कर में निकल गए। अब महमूद गजनी पर आ जाओ। महमूद गजनवी या गजनी एक यंग लड़का है, एम्बिशियस है, उसे इकोनॉमी की ज़रूरत है, और शासक के रूप में बहुत काबिल इंसान भी है, बहुत काबिल, हिसाब से ज़्यादा काबिल। एज ए रूलर, किंग के तौर पर बहुत ही काबिल इंसान है। लिखिए इसमें, वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को समझ गया कि प्रोस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। ठीक है, महमूद गजनी। और ये पर्टिकुलर चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, तमाम तरीके की जो उसने सिविलाइजेशन पढ़ रखी थी पुरानी। उसमें से एक सिविलाइजेशन का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक इनका सिविलाइजेशन है, इनका INCA, इनका सिविलाइजेशन है। ये साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, 12th सेंचुरी AD की है। साउथ अमेरिका? एस्टेक सिविलाइजेशन है एक, मैक्सिको में। एस्टेक, AZTEC, एस्टेक। देखिए ये मैक्सिको की सिविलाइजेशन है। इसमें प्रोस्पेरिटी कैन नॉट लिव विद वीकनेस, इसका एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़े वाले गोल्ड माइनिंग वाले रीजन में रहते हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है।
एक कैंडिडेट को पता चल जाता है, स्पेनिश कैंडिडेट को, और पूरी की पूरी इनका सिविलाइजेशन को काट देता है वो। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेरिटी तो है मगर कमजोरी भी तो है। इसलिए प्रोस्पेरिटी हमेशा कब प्रिजर्व होगी? जब स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी एम्पायर को। तो महमूद गजनबी के बारे में आ जाइए आप। बैटल ऑफ बिहिंद हेडिंग डालिए, बैटल ऑफ बिहिंद 1008 के आसपास की बात है ये। बहुत सारे युद्ध लड़े उसने, महमूद गजनी ने। और महमूद गजनी ने एक इम्पोर्टेंट युद्धों में, इन सभी इम्पोर्टेंट युद्धों में एक जो इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा वो बैटल ऑफ बिहिंद था 1008 ईस्वी में। ठीक है, 1008 ईस्वी में ये युद्ध था अनंतपाल शाही और महमूद गजनी के बीच में। और महमूद गजनी ने इस टाइम पर एक मंदिर को लूटा, जहाँ मंदिर का नाम था नगरकोट। नगरकोट का टेम्पल था ये। अब देखिए ध्यान से, इसे मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा गुप्ता पीरियड में पहुंचिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर ब्राह्मणिज्म पैदा हो गया था और बहुत बड़े पैमाने पर संपत्ति कहाँ अवेलेबल थी? मंदिरों। सोसाइटी के बैंक थे वो, नगर बैंक, SBI। नगरकोट क्या है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया जहाँ बैंक होगा वहीं तो लूट होगी, और इकोनॉमी की वजह से आ रहा है वो। उसे कोई नहीं फहराना झंडा इस्लाम का और ये सब चीज़ें, ये तो बहाने हैं। वो नगरकोट आया और नगरकोट आकर उसने किसको टारगेट किया? मंदिर की इकोनॉमी को। और हिंदू या इंडिया को क्या मैसेज गया? कि इस्लाम को परचम लहराने आया और हिंदुओं को ख़त्म करने आया, मंदिर को तोड़ने आया। मंदिर को। ये मैनिपुलेशन हिस्टोरियंस को समझना चाहिए। अब जब पैसा जहाँ होगा वहीं तो अटैक करूँगा मैं। तो नगरकोट के मंदिर पर जो है उसने अटैक किया और भारत की SBI को लूट लिया। समझ गए? लेकिन यहाँ पर मौलाना वगैरह और पुरोहित वगैरह दोनों ही खेल जाएंगे। मौलानाओं का अप्रोच ये बन जाएगा कि अरे बड़ा अच्छा किया, मंदिरों को मारा है तोड़ के, इस्लाम का परचम तो इसी लड़की ने लहराया है। ये मौलाना की बदतमीजी है। और हिंदू का पंडित कहेगा कि ये तो भाई साहब हिंदू धर्म का कौन है? दुश्मन है, ये हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्हें भी क्या करना है? इस चीज़ को समझना है। ठीक है, दोनों ही सेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं समझ पाते जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने गुप्ता पीरियड को सही से समझा होगा तो आप नगरकोट के टेम्पल की लूट समझेंगे। अगर आपने गुप्ता पीरियड के टेम्पल को अच्छे से नहीं समझा होगा तो नगरकोट के टेम्पल को नहीं समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी? टेम्पल इकोनॉमी थी। टेम्पल बताया था आपको। उसके साथ में बस 10,000 सैनिक हुआ करते थे जब वो आता था। ठीक है, लूट कर चला जाता था। याद रखना, प्लैंडरिंग करता था। और प्लैंडरिंग सिर्फ एक ही कारण की, एक ही चीज़ के लिए होती है, बताओ क्या? इकोनॉमी के लिए। उसे तो गजनी से प्यार था। गजनी में जो है जाकर वो अपनी सल्तनत स्थापित करना चाहता था। ठीक। और इस्लाम में एक नियम है, हम्स का नियम, आगे चल के आएगा। HUMS है, हम्स। लॉ ऑफ हम्स क्या है? वो उसको फॉलो करता था। जितना लूटता था
उसका लोभ हंस क्या है, ध्यान से समझिए। जितना वो लूटता था उसका 1/5 वो अपने पास रखता था और 4/5 सैनिकों में बांटता था। बहुत बड़ी बात है ये। 20% अपने पास रखना और 80% सैनिकों में बांट देना। तभी तो लोग गजनी के प्यार करते थे उससे। ये हम्स का नियम है, आगे तक चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है यही कहेगी और विरोध कर देगी। अलाउद्दीन कहेगा ऐसा तमाचे पे मारूंगा, ठीक है, मतलब मैं राजा होकर 20% रखूँ और तुम प्रजा हो वो सैनिकों का 80% रखो। ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। अलाउद्दीन इसे क्या कर देगा, पलट देगा, कहेगा मैं 80% रखूँ और तुम्हें कितना रखना पड़ेगा, 20%। और सैनिक क्या कर देंगे, विरोध कर देंगे और वहाँ से कहानी बिगड़ जाएगी। अलाउद्दीन के टाइम पर बताएंगे आपको। हम्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। गजनी फॉलो करता था इसे, ठीक है। और गजनी जब इसे फॉलो करते तो सैनिक हमेशा उतारू रहते थे कि सुल्तान हे सरदार कब चलना बताओ हिंदुस्तान, SBI लूट चुका है, PNB की बारी है, ठीक है। चले गए हमेशा। ये इंतुथियाज्म जो है ना, पैसे से बड़ा मोटिवेशन नहीं है कुछ, दौलत से बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखना। सर मतलब उसकी जो प्रजा थी वो भी खूब प्रॉस्पेरस हो गई। हाँ जी बिल्कुल। जैसे और फिर बाद में वो कभी कभी जिहाद का थोड़ा सा छिड़क देता था, ठीक है। तो एक तो फिर लालची लोग, ऊपर से धर्म में जिहाद छोड़ दिया, फिर तो बहुत इंथियास्टिक हो जाते थे ये लोग, ठीक है। बहुत सही। जिहाद के 2 मीनिंग होते हैं। रियल वाला तो आपने बताया था जो कि नहीं, तो उसको कौन सा वाला जिहाद डालता था उस टाइम, यही वाला जिहाद जो होता है? हाँ यही वाला, मौका है वारदात। उस व्यक्ति ने अपनी यूटिलिटी बनाई, अपनी एक पहचान बनाई और बहुत ही सही तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया। हर चीज़ का यूज़ करता चला गया जो कि एक रूलर का काम होता है, ठीक है। उसने अपनी कौम को यूनाइट किया, प्लैंडरिंग की और अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। जिहाद का तो सेक्शन उसने कई बार यूज किया, ठीक है। एक बार की बात है कि महमूद गजनी ने फिरदौसी से कहा कि तुम जितनी लाइनें मेरे बारे में लिखोगे उतने गोल्ड कॉइन में तुम्हें दूंगा। फिरदौसी कह रहा अच्छा हजूर कैसी बातें कर दी। अब फिरदौसी ने लिख डाली 10,000 लाइनें महमूद गजनवी की तारीफ में और फिरदौसी को पेश किया गया। और फिरदौसी को पेश किया गया। फिरदौसी बोला सरदार 10,000 लाइनें लिखी हैं आपके लिए और 10,000 गोल्ड कॉइन मिलने वाले हैं फिरदौसी को। महमूद गजनवी बोला अबे पागल, इतना लिखने को थोड़े ना कहा था। लालची इंसान को बस 10-20 गोल्ड कॉइन दे दो। फिरदौसी डिसअपॉइंट हो गया। उस पूरी किताब में 10,000 लाइनें उसने लिखी महमूद गजनी के बारे में, तारीफ, बोले ये वो गाजी काजी जने क्या क्या बनाया। और जब 10-20 कॉइन दे दिए फिर बीच में फिरदौसी ने लिखी गजनी की हकीकत। वो जो गजनी की हकीकत उसने लिखी वो है प्योर एकदम शानदार इतिहास, ठीक है। तो ये बोलता है, ये अपने आप को मुसलमान कहता है, कमबख्त रोज़ शराब पीता है। ये लिखा है फिरदौसी ने डायरेक्टली, बोले रोज़ शराब पीता है, अफीम का बहुत बड़ा शौकीन आदमी है, अफीम ची है, ठीक है। लिखा है शाहनामा में बिल्कुल फिरदौसी ने, बिल्कुल। और
हर काम करता है, लेकिन शासक बहुत अच्छा है, रूलर। ठीक है, बहुत बढ़िया शासक है। ईरानियन रेवोल्यूशन को जन्म दिया महमूद गजनी ने, याद रखना इस बात को, ईरानियन क्रांति को। और फिर बाद में लहू मुंह लग गया। नगर कोर्ट जब उसने 1008 में जीता और SBI लूटा, बोले कि भाई साहब बगल में ना बहुत बड़ी गंगा बह रही है, जब भी ज़रूरत हो जिहाद का तेजाब छिड़को, जनता को लेके जाओ, और हर बार कोई ना कोई नया बैंक लूटते जाओ। 1008 के बाद में 1012 में नया बैंक लूटा थानेश्वर का। कौन सा बैंक? थानेश्वर, द टेम्पल ऑफ थानेश्वर। 1018 मथुरा बैंक। और इस बीच में बहुत बार उसने लूटा, जब जब रिसेशन आया तब तब जो है इसने चक्कर लगाया। ठीक है, और फिर बोले कि साहब बहुत थक गए हैं, कुछ ऐसा कर दो जो पुश्तें खाएं हमारी पुश्तें। बोले चलो फिर RBI लूटते हैं। और 1025 AD पूरी दुनिया की ऐतिहासिक लूट, द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, द RBI ऑफ दैट टाइम। और भाई साहब 1025। अब सोमनाथ के टेम्पल के बारे में फिरदौसी ने एक बड़ी शानदार चीज़ लिखी, जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। उसने लिखा कि टेम्पल से इतनी बड़ी लूट हुई थी खजाने की कि 11 ऊंटों पर, कैमल्स, खजाने की चाबियां गई थी। सिर्फ चाबियां? कीज 11 ऊंटों पर। आहा, मान लिया कि 11 ऊंटों पर ना जाकर सिर्फ और सिर्फ 3 ऊंटों पर ही गई चाबियां। आप उम्मीद कीजिए कितना खजाना होगा। जब 3 ऑटो पर चाबियां जा रही हैं या 11 ऑटो पर चाबियां जा रही हैं, तो खजाना कितना होगा ये सोच के देखिए सर। इसलिए RBI कहा मैंने इसको। और उस टाइम पर ये भी देखिए आप कि ये टेम्पल इकोनॉमी कितनी शोषक थी। साथ साथ में कंपैरिजन करते रहिए कि टेम्पल में ज़्यादा पैसा, मतलब कि ब्राह्मणिज्म चरम सीमा पर था। सोसाइटी को लूट खाया इन लोगों ने। और बहुत ही कंजूस आदमी था महमूद गजनी, बहुत। ठीक है, हाँ, भारत सेंट्रल एशिया का महानायक है वो, पढ़ाया जाता है। गजनी के नाम की मिसाइलें हैं सर। बहुत बड़ा शासक है ये। यहाँ पर लुटेरा है ये बात अलग है, और कंजूस बहुत ज़्यादा है, बहुत। ठीक है, उसके ज्योतिषी ने कहा था कि तुम कभी अपने खजाने में मत जाना। ठीक है, कि तुम कभी अपने खजाने में मत जाना। और एक बार वो जो है ना एक्सीडेंटली खजाने में चला गया अपने। एक बार वो एक्सीडेंटली खजाने में चला गया अपने। और कहने वाले कहते हैं कि जिस दिन वो खजाने में गया, खजाने में जाकर वो पागल हो गया महमूद गजनी। उसने खजाना देखा और वो पागल हो गया। और वास्तविकता है ये, महमूद गजनी की गलियों में बहुत बुरी तरीके से, बुरा टाइम बहुत था उसका। ठीक है, फिरता था ऐसे ही, पागल हो गया था वो। कोई भी हिस्टोरियन जो है महमूद गजनी के अंत के बारे में नहीं लिखता, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ है। पागल तो वो हो गया था। देखिए, पागलपन तो होता ही, राजा था,
कोई बुद्ध या महावीर तो था नहीं, ना प्रॉफिट मोहम्मद था, शासक था, कंजूस शासक, मगर बहुत बढ़िया शासक था। भैया पागल हो गया था, मतलब गलियों में मरा हैं? पागल मतलब जो गलियों में मरा था या फिर पूरा अपनी सारी दुनिया में मरा? नहीं, गलियों में मरा वो। भैया क्या कहते हैं, उसके बाद में तो उसका वो जब पागल हो गया तो उसका वो छीन लिया था कि उसका लड़के वगैरह। नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो हुआ क्या कि सेंट्रल एशिया में ये एक तरीके से बेहतरीन रोल अदा करता है एक किंग का, एक रूलर का। हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, ठीक है, किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कंट्रीब्यूशन बहुत अल्टीमेट है महमूद गजनी का। अब बात मैं करता हूँ थोड़े से महमूद गजनी के रोल के बारे में। जब हम सोमनाथ के या इन सब टेम्पलों की लूट कहते हैं, या आज भी हम कभी भी किसी लूट की बात करते हैं, तो हम गलत डायरेक्शन में किसी को ब्लेम करते हैं। ब्लेम क्या है? ब्लेम ये है कि उसने टेम्पल को लूटा और वो लुटेरा बन गया, हम उसे गाली दे रहे हैं। लेकिन हम जब भी गाली देते हैं तो हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल जाते हैं, और वो होती है हमारी वीकनेस। क्या होती है? वीकनेस। देखा होगा आप फेल हो जाएं, अरे फलां आदमी की वजह से फेल हो गया मैं, वो मेरी ज़िंदगी में आ गया नर्क बन के, एक्सक्यूज़। गजनी के साथ भी यही हुआ। उसने मंदिरों को लूटा, वो अलग तरीके से लूटा, और क्यों लूटा वो भी बता दिया मैंने। लेकिन हमने लुटवाया, ये किसकी कमी है? तुम्हें कोई लूट के जा रहा, और ये शर्म आनी चाहिए कहने वालों को। 1008 से लेकर 1027 तक उसने इतनी लूटें मचाई थी, और हमारे देश में एक भी सेंट्रल पावर ऐसी नहीं थी, ठीक है, जो महमूद गजनी का सामना कर सके। वो थाने सर तक पहुंच गया, कन्नौज तक पहुंच गया, जिन्हें कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। हमें कोई लेना देना नहीं। राजपूत पीरियड चल रहा है इस टाइम, पैरेलली, याद रखना। तो किसकी कमी थी ये राजपूतों की कमी नहीं थी, ये इंडियंस की कमी है कि हम अपनी कमियों को दूसरे पर ब्लेम करते हैं। उसका काम है लूटना, लूटेगा। आज भी तुम अपनी पावर को क्या कर दो, कमज़ोर कर दो, लूट लेगा। चाइना नहीं लूट रहा है। मैंने आपको बताया प्रोस्पेरिटी कैन नॉट लिव विदाउट, या लिव विद वीकनेस। अगला हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट कि महमूद गजनी के आने से भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात तो इस कैंडिडेट ने ढोल पीट दिया इंडिया का, रास्ता बिल्कुल साफ सटासट। इतनी चक्कर लगाए इसने, चक्रोड बना दिया, ठीक है। आरबीआई पे ताला लगा हुआ नहीं है, जाओ और लूटो। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि हमें ये बताता है कि हम कितने कमज़ोर हो गए थे पॉलिटिकली। इंडिया की स्थिति विदाउट सेंट्रल पावर चल रही थी। दूसरा जो पॉइंट इसने बताया वो ये बताया कि हम कितने कमज़ोर हो गए हैं इस टाइम पर। तीसरी चीज़, एक चीज़ और भी थी। एक कैंडिडेट है विद्याधर चंदेल नरेश हैं ये। इन्होंने महमूद गजनी के सम्मान में कविता लिखी है उस टाइम पर, बुलावे पर। विद्याधर चंदेल अच्छा नाम है ये किसी को जवाब देने के लिए।
तो इंडिया के राजाओं की स्थिति भी आपको पता चल रही है। और फिर नदन पाठ से सिल्क रूट जुड़ गया इसकी वजह से। लिखिएगा कि नदन पाठ से सिल्क रूट जुड़ा महमूद गजनी की वजह से। ये टर्निंग पॉइंट बना फिर से। फिर नेक्स्ट, इस्लाम के जो सूफिज्म है, सूफिज्म या सूफियों की एंट्री हुई भारत में। क्योंकि ये जब आते थे तो ये इतिहासकारों को, स्कॉलर्स को, सूफी को, सबको लेकर आते थे। सबको मुशायरा भी चलता था इनका खूब अच्छे से, चाय नाश्ता, महफिलें, शायरा, शायरा बानो, एवरीथिंग। लगता था दुनिया चल रही है। अलेक्जेंडर ने कहा था, भाई सब कुछ तो तुम्हारे पास है, कहाँ जा रहे हो घर वापस। ठीक है। और नेक्स्ट, फिर से ट्रेड एंड कॉमर्स की लाइनें खुल गई। लिख लो, महमूद गजनी ने जब ये रास्ता पूरी अच्छी तरीके से नाप लिया तो ट्रेड एंड कॉमर्स फिर से जो है समृद्ध हुआ, बड़ा। और सबसे बड़ा काम इसने जो किया, ये जितने भी छोटे छोटे रजवाड़े थे, 2-2 घरों के, 3-3 घरों के, ये छोटे छोटे रजवाड़े सब एक हो गए और पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया। सेंट्रल पावर, कोई है ही नहीं सेंट्रल पावर। और फिर फाइनली 1030 में महमूद गजनी की, ठीक है, डेथ हो गई। 1030 1030। और याद रखिएगा कि जितने भी जो काबिल लोग होते हैं ना, काबिल, उसमें 2 वैराइटीज होती हैं। काबिल लोगों की और सही लोगों की। काबिल और क्या, सही लोगों की औलाद बहुत टैलेंटेड होती है। मोतीलाल नेहरू की टैलेंटेड औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू की टैलेंटेड औलाद इंदिरा गांधी। ठीक है, मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूँ, ये जो मिथ है कि भाई टैलेंटेड लोगों की औलाद बहुत बेवकूफ़ होती है, उसका मिथ बता रहा हूँ। लेकिन काबिल और अथॉरिटेटिव लोगों की औलाद कभी काबिल नहीं होती। अथॉरिटेटिव, तुम ऑफिसर बने IAS और तुम लड़के से कह रहे हो, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, यहीं आ जाएगा सैलून वाला, डोंट गो एनीवेयर। अथॉरिटेटिव, योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज वेरी अथॉरिटेटिव। आप काबिल हैं, लेकिन आपने अथॉरिटेरियन अप्रोच अपनाया अपनी औलाद के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, तो आपकी औलाद कभी आपके जैसी नहीं बन सकती या काबिल नहीं बन सकती। अथॉरिटेटिव अप्रोच में कभी भी किसी का डेवलपमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज। अब ये जो लड़का है महमूद गजनी, ये लड़का बहुत काबिल है, लेकिन है कैसा, अथॉरिटेटिव। क्या है, ठीक है। तो महमूद गजनी एक अथॉरिटेटिव फादर था, जो इतना बड़ा साम्राज्य, एम्पायर उसने बनाया था, उसके बच्चे उसे संभाल ही नहीं पाए। संभाल ही नहीं पाए। और उसके बच्चे नहीं संभाल पाए तो उसके बच्चों के टाइम पर जो सामंत थे, फ्यूडल्स थे उस टाइम के, वहाँ पर क्या थे, फ्यूडल्स का मतलब उसके राज दरबारों में जो उनके ऑफिसर्स थे, उसमें जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर निकलता है। और
उस राजवंश का नाम होता है घुर राजवंश। घुर घुर संसबनी घुर राजवंश। और घुर का मतलब गोरी। घुर एक जगह का नाम है अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। घुर गजनबियों के सामंत थे, फ्यूडल्स थे, याद रखिएगा। और फिर यहाँ एक कैंडिडेट पैदा हुआ गयासुद्दीन घुर, जिसने गजनी या घुर राजवंश की स्थापना की। घुर राजवंश मतलब गजनी घुर राजवंश की स्थापना की। और यहाँ से जो है हमारे देश का पूर्व जो मध्यकाल है, मिडिवल हिस्ट्री है, वो स्टार्ट होती है। कल मोहम्मद गोरी और गंगा यमुना तहजीब के बारे में मैं आपको कंटिन्यू लेक्चर दूंगा। अभी मैंने आपको बताया, जो आज की वीडियो में आपको बताया है, द बर्थ ऑफ इस्लाम, द इस्लाम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड द इस्लाम ऑफ मोहम्मद अब्दुल वहाबी, द मूवमेंट ऑफ सलाफी एंड द मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड वॉरियर किंग महमूद गजनी। और उसके बाद में भारत की स्थिति।